तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, क्या होता है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कवर कर लिए। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि सेक्सुअल पार्ट ही है। तो जैसे प्लांट्स में कुछ होता था ना जिसके वजह से वो रिप्रोड्यूस कर सकता था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते कब है, जब उस मेल या फिर फीमेल बॉडी के अंदर कुछ एक गैमेट होता है, उसी के वजह से हम लोग इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ह्यूमंस में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जैसा कुछ चीज होता होगा। ठीक है, मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट पाया जाता होगा और फीमेल गैमेट के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता होगा। तो मेल गैमेट जो है वो बनता कहाँ है, फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेल बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग टेस्टिस, और टेस्टिस बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन है, और टेस्टिस बनाता है स्पर्म सेल भी। ठीक है, स्पर्म सेल को ही हम लोग सेक्स सेल्स और जर्म सेल भी बोलते हैं। उसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, और ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है। ओवरी जो है रिलीज करता है ओवम, या फिर इसी चीज को और क्या बोलते हैं, एग और एग सेल। ठीक है, अब वो रिलीज करता है इधर इसी चीज को, ये एग को या फिर एग सेल या फिर ओवम को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज होता है, फ्यूज मतलब दोनों एक दूसरे से जब मिलता है, तब वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले इस चीज को फील करना चाह रहे थे कि हाँ हो क्या रहा है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो बात कर चुके थे, इसके बारे में बात किए थे ना, फिर से वहीं से आज शुरू कर रहे हैं और फिर आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये मेल गैमेट बनता कब है, फीमेल गैमेट कब बनना शुरू होता है, क्या एक 5 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनकर के तैयार हो सकता है? ठीक है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका टेस्टिस जो है इतना मैच्योर नहीं होता कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना सके। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बनाने लायक बनता है टेस्टिस जब 12-13 साल का हो जाता है। तो उसी तरह से ओवरी जो है वो मैच्योर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर, तो मैच्योर 11 से 13 साल की उम्र के आसपास होता है। तो उस टाइम से वो ओवरी ओवम रिलीज करना चालू करता है, या फिर उसी को जो एग सेल बोलते हैं, तो एग सेल रिलीज करना चालू करता है। ठीक है, तो वो एज, जिस एज में मेल बॉडी से मेल गैमेट रिलीज होना चालू हो गया, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना चालू हो गया, और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और फीमेल गैमेट रिलीज होना चालू हो गया, उस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, अब प्यूबर्टी के कारण ही, क्योंकि मेल गैमेट बनाने के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन बना, फीमेल गैमेट बनाने के टाइम पे एस्ट्रोजन बनता है, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है, इन दोनों हार्मोन की वजह से हमारा पूरा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी आना, देखो सबके चेहरे पे आ रहा है ना दाढ़ी, हाँ, ऐसे ही बहुत सारा चेंजेस आता है। ये बॉडी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बच्चा 8 साल का, ये 8 साल का उम्र में, 6 साल का उम्र में ऐसे नहीं करेगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर जो 12-14 साल 15 साल की उम्र में जो 9वां 10वां रहेगा, तो तुरंत यहाँ पर ऐसे उठा करके बोलेगा, पंजा लड़ाएगा, करता है ऐसे, है ना। जब ये सब साइन है, ठीक है, ये सब साइन। अच्छा, स्ट्रेस होता है, 6ठा क्लास का बच्चा को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मार्क्स आया तो आया, नहीं तो जाए भाड़ में, मतलब हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन 8 क्लास 9 क्लास में आते आते बच्चा जो है इसके ऊपर भी ये प्रेशर दिमाग में लेने लग जाता है। अगर जो एग्जाम में फेल हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। ठीक है, क्लास में 1-2 बच्चा ऐसा होता है जिसको टेंशन नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टेंशन होता है इस चीज को। ठीक है, इमोशन भी अजीबो गरीब तरह के इमोशंस आते हैं। सब अपने आप को दुनिया का सबसे ये बुद्धिमान इंसान समझने लग जाता है, 9वां 10वां आते आते समझता है, अरे हाँ समझता है, पापा मम्मी को समझता है, ये सब अभी ये तुच्छ प्राणी हो चुके हैं मेरे सामने, है ना। इन सब का सोच मेरा लेवल तक मैच नहीं कर रहा है ना। जिसको बच्चा समझ लेता नहीं, ये जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है। मूवी वगैरह हम देख लेता है, जनरेशन गैप जैसा शब्द सुनता है मूवी से, समझता है कि मम्मी पापा जो पुराने जमाने के ख्यालों के हैं, हम नए जमाने के ख्याल से हैं, इसीलिए मेरा मैच नहीं कर पा रहा है सोच उनके साथ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इमोशन बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अगर किसी के प्रति अटैचमेंट आने लग जाए, इस उम्र में ऐसा भी होने लग जाता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अटैचमेंट जब आता है, जब टीचर्स या फिर मम्मी पापा इस चीज के बारे में कभी समझाते हैं, बोलते नहीं आप समझ ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? मम्मी पापा उस उम्र से नहीं गुजरे होंगे,
अरे उस टाइम पे हो सकता है कि कोई एजुकेशन नहीं था, फिर भी दूर से ही देख करके तो मम्मी पापा के मतलब कि मन में भी कुछ ना कुछ जागता होगा उस टाइम पे, है ना। उनको मालूम है कि क्या होता है, और उनको ये भी मालूम है कि बच्चे को बचाना क्यों है उस चीज से, ठीक है। इसीलिए चाहते हैं कि अभी तुम जो है ना डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया नहीं, डिसीजन लेना चालू तो कर देता है, मतलब कभी कभार डिसीजन तुम्हारा सही भी हो जाता है और कभी कभी डिसीजन गलत भी होता है, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन जो होता है पूरा का पूरा इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, समझ गए उस टाइम पे। इसीलिए हम लोग का बहुत सारा डिसीजन जो है गलत भी होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, यहीं पे थोड़ा बहुत और कुछ लिखते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे मेल बॉडी के अंदर ये मेल बॉडी के अंदर क्या बनेगा जी, मेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म सेल। और फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा जो गैमेट बनेगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम, और नहीं तो फिर एग सेल। क्या बोलेंगे, एग सेल, ठीक है। क्या हुआ, हम इसको पढ़ा रहे थे, मेल फीमेल गैमेट तो बोलते हैं उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। अच्छा इसमें, अच्छा फिर ठीक है, हमको लगा ऐसा कुछ नया शब्द सीख के आइए क्या। अच्छा ये प्रेजेंट कहां होता है, हेलो, ये बनता कहां है, ये प्रेजेंट कहां होता है, तो ये प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि टेस्टिस है। ये कहां प्रेजेंट होता है जी, टेस्टिस में। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये ओवम या फिर एग सेल कहां बनता है, ओवरी के अंदर। और ओवरी को ये हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है ना 8 क्लास में बच्चों को पढ़ाई दिया जाता है, जो क्लास 10 तक टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो 8 क्लास में गए, बच्चा को आनंद आता है ये पढ़ने में, पूरा का पूरा 8 क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया जाता है। बहुत कम ऐसा पार्ट होता है ना जो 8 क्लास के अंदर छोड़ दिया जाता है, ये मतलब 90% पार्ट जो कवर कर दिया जाता है 8 क्लास के अंदर ही, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ करके पूरा लगेगा कि रिवीजन ही हो रहा है, हालांकि 2 साल के बाद आया है, लेकिन फिर भी लगेगा कि बहुत कुछ हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो गैमेट फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है कि नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्मेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन, FORM के बाद डॉट लगा दिए, गैमेट फॉर्मेशन इज नेसेसरी, ठीक है। गैमेट, कौन सा गैमेट को क्या बोलते हैं, गैमेट कहां बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी उस एज को बोलते हैं जिस एज से मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर बनना चालू हो जाता है, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस के लिए वो बॉडी तैयार हो जाए, ठीक है। तो एक 8 साल 10 साल के बच्चा का बॉडी के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। तो पुबर्टी को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ वेयर ह्यूमन बॉडी अंडरगो सर्टेन चेंजेस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैच्योरिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जो चेंजेस हमारे बॉडी में आता है, जो बदलाव हमारे बॉडी में आता है, उसी बदलाव को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी जो है वो ये 13 से 14 साल बोला जाता है, किसी बुक में 12 से 14 साल, ये फिक्स एज नहीं है, कहीं 12 से 14 13 से 14 ऐसे इस सब चीज को पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। अब फीमेल बॉडी के अंदर जितना मेल बॉडी का दिया रहेगा ना, उससे 1 से 1.5 साल का गैप पीछे और कर दो, ठीक है। अगर जो मेल बॉडी जो है किसी बुक के अंदर 12 से 13 दे रहा है, तो फीमेल बॉडी में 11 से 12 दे देगा, ठीक है। हालांकि एक्यूरेट तो है नहीं, ये ओवरऑल एवरेज डेटा है, किसी बॉडी में 13-14 साल पे शुरू होता है, किसी बॉडी में 12 साल पे भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बॉडी अपने आप जो है शुरुआत में ही चालू हो गया कि हाँ 11 साल का एज अटेन किया और उसके बाद फिर ये प्यूबर्टी का ये एज आ गया। किसी किसी बच्चे में देखते होगे कि वो 10 साल, ये 12 साल का, 13 साल का 8वां क्लास का बच्चा में भी दाढ़ी आ गया है, और कोई कोई बच्चा जो है ये 10वीं क्लास में भी उसको भी दाढ़ी नहीं आया है, तो वो तो
चेंज है ना, वो कब होगा, धीरे धीरे, ग्रेजुअल ग्रेजुअल चेंजेस को बोलते हैं, धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक उम्र के बाद वो फिक्स है कि वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनना चालू हो जाएगा। दाढ़ी दूसरा चीज हो गया, ठीक है। ये नहीं कि जो बच्चा 12वीं क्लास में सर उसका दाढ़ी नहीं है तो क्या उसका मेल गैमेट नहीं बन रहा होगा, तब तो प्रशांत भैया का मेल गैमेट नहीं बन रहा होगा, नहीं जी। चलो यहाँ देखो, अब चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो फेस पे हेयर ग्रोथ, ठीक है, ये मेल के अंदर आएगा, फीमेल के अंदर दाढ़ी नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फिर भी अच्छी लग रही है। आदमी के पास दाढ़ी आता है तो दाढ़ी नहीं कटवा, हम कटवाते हैं दाढ़ी, देखा हमको कटवाते, क्यों, आ गया सेट हो गया, लगता है हाँ ठीक है दाढ़ी कटवा लेंगे, छिला हुआ आलू लगेंगे, है ना। फिर वो कौन सा है वो बिना दाढ़ी वाला वो डांस ग्रुप है जी, ताली ताली बजा बजा के डांस करता है वो सब। है? दूसरा देश का कोरिया वगैरह रहता है ना, उस अभी लड़कियों में उस सब का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, बीटीएस, हाँ, बिना दाढ़ी वाला बच्चा जो लड़की रोक रहे गिरा, ज्यादा क्रेज रहता है बिना दाढ़ी का। कैसे छिला हुआ आलू आलू को पसंद है, लड़की जैसा ही लगता है, मेकअप भी करता, बताओ, प्लास्टर पेरिस भी लगाता है वो सब, मेकअप उसी को बोलते हैं। हाँ हाँ वही, हाँ फेशियल। चलो इधर देखो, तो इसमें फेशियल हेयर, पहले इसका देख लेते हैं पूरा मेल का। तो मेल पे फेशियल हेयर ग्रोथ, तो जब डिफरेंस बोलेगा ना अगर लिखने का मेल और फीमेल के बारे में, तो मेल का याद रखें ये फेशियल हेयर ग्रोथ, तो फीमेल में बता देंगे कि हेयर डज नॉट ग्रो ऑन फेस, ऐसे करके डिफरेंस ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर, अंडर आर्म हेयर एंड प्यूबिक हेयर। अंडर आर्म हेयर मतलब कि यहाँ पर, यहाँ का जो बाल होता है उसको अंडर आर्म हेयर बोलते हैं, ठीक है। और प्यूबिक हेयर होता है कमर के नीचे, जो जहां पे हमारा ये प्यूबिक रीजन, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा, ठीक है, उसी जगह को हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ये उसी जगह को प्यूबिक रीजन बोलते हैं। और प्यूबिक रीजन में जो हेयर ग्रोथ है उसी चीज को प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो अंडर आर्म हेयर और प्यूबिक हेयर ये मेल के अंदर भी चेंज आता है और ये फीमेल के अंदर, तो ये क्या हो गया दोनों में सिमिलैरिटी। ये नहीं कि डिफरेंस लिखने के लिए बोल दिया टीवी लिख दिया, दोनों में ये डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब यहाँ है इंक्रीज, ये किसका साइन है, इंक्रीज का, इंक्रीज इन मसल मास, बोले ना अभी, है क्या क्या, अच्छा डीपनिंग ऑफ वॉइस, हाँ, पहले जब छोटा 8 या 9 साल का जो बच्चा रहेगा तो लड़का फोन पे बोल रहा है कि लड़की फोन पे बोल रही है पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही 11 साल 8 साल का जो बच्चा होगा ना, हाँ भैया हेलो ऐसे करके बोले, और जैसे ही 12 हाँ भैया ऐसे करके उसका आवाज मोटा हो जाता है, होता है जी। समझे, उसी चीज को क्या बोले हम लोग, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। लड़कियों में डीपनिंग ऑफ वॉइस का, डीपनिंग मतलब वॉइस जो है ना वो ये क्या बोलते हैं, वैसे नहीं होता, लड़कियों का वॉइस जो चंचनाहट वाला हो जाता है, ठीक है, मतलब सुनेगा तो सिर दर्द कर जाएगा, ऐसा वाला आवाज रहेगा उसका, समझ गए। बोल रहा है इसीलिए लड़के से चैट करके बात, ठीक है। हाँ, ज्यादा देर कान पे जाएगा ना सब आवाज, समझ गया, तो उसके वजह से दिमाग पे ये दर्द उठ जाएगा, इसीलिए दूर रहना चाहिए। तो एक देखो डिसएडवांटेज वो भी है, इसीलिए ये सब मैटर से दूर रहो। डीपनिंग ऑफ वॉइस, उसके बाद का इंक्रीज इन मसल मास, जो अभी बोल रहे थे कि 7वीं 6ठा क्लास का बच्चा बॉडी नहीं दिखाएगा, लेकिन 8वां 9वां क्लास का बॉडी दिखाना चालू कर देगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। हाँ नहीं भी पतला नहीं क्या रहेगा, पतला दुबला ही पतला दुबला ही बॉडी रहता। अच्छा हरिओम का बॉडी देखो, बहुत ज्यादा बॉडी है, नहीं है किसी का, नहीं है बॉडी, ठीक है। 9वां 10वां में कितना ही रहेगा जी रह करके भी, ठीक है, फिर भी वो ऐसे ऐसे करते रहेगा, ठीक है। ये मसल मास, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, जैसे जैसे बॉडी बड़ा होगा, मतलब कि ये प्यूबर्टी का एज आएगा तो पेनिस का इनलार्जमेंट, पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यूरिन पास कर रहे होते हैं, ठीक है, वही ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। उसमें चलो स्पर्म प्रोडक्शन आ गया, स्पर्म प्रोडक्शन मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, उसके बाद उसका निकलना, इज द प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कहां होगा, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। टेस्टिस के अभी कुछ देर के बाद स्क्रोटम जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें टेस्टिस आ जाएगा कि कहां होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी होना चालू हो जाता है किसमें, मेल के अंदर,
और हाइट का इंक्रीज, यही टाइम जो है अचानक हाइट बढ़ जाता है। छठा क्लास तक हो सकता है कि हाइट जो है छोटा 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 लग रहा है, लेकिन अचानक छठा सातवां आठवां मतलब होता है ना कि 6 महीने के बाद देखा कोई आदमी बोलता है बहुत लंबा हो गया जी, ऐसे बोलता है, उस टाइम अचानक हाइट का ग्रोथ हो जाता है। से छोटा जब बच्चा होता है तो हाइट धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन प्यूबर्टी का जब ये आता है तो हाइट का अचानक ग्रोथ हो जाता है। मतलब कि 6 महीना के बाद कुछ किसी को देख लिया ना, तो हो सकता है अभी वो 5 फीट 5 इंच का था और 6 महीना के बाद देखा तो 5 फीट 8 इंच का पहुंच चुका है। समझ गए, 6 महीने के अंदर इतना ज्यादा भी ग्रोथ कभी कभी देखने को मिल जाता है। समझ गए, हमारे मोहल्ले में भी ऐसा एक दो बच्चा है जिसको सब छोटा बच्चा बोलता था, और उसका 2 महीना के बाद एक तबियत वगैरह खराब हुआ, 2 महीना गायब हो गया, अचानक आया तो लंबा हो गया। सब बोला बुखार की वजह से लंबा हो जाता है ऐसा नहीं है, ठीक है, वो पुबर्टी वाला एज अटेन कर लिया, इसकी वजह से उसका बॉडी अचानक ग्रोथ दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर सबसे पहला नंबर क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। सबसे पहला ये क्या आ गया तुम्हारा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसको बाद में जब बॉडी प्रेग्नेंट होता है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट की वजह से बेबी फीडिंग का काम आता है, इसीलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। अंडर आर्म हेयर एंड प्यूबिक हेयर, इसका सिमिलरिटी हो गया कि अंडर आर्म का हेयर और प्यूबिक हेयर यहां भी होगा। दूसरा नंबर, इंक्रीज इन फैट मास ऑफ हिप्स एंड थाइज। हिप्स और थाइज, हिप्स मतलब समझ पा रहे हो सभी लोग, चलो हिप्स और थाइज में फैट का इंक्रीज हो जाता, फैट इंक्रीमेंट होता है। ये भी तुम्हारा जब प्रेगनेंसी आता है ये सब मदद करने का ये फीमेल बॉडी के अंदर काम आता है, इसीलिए पहले से इसका इंक्रीमेंट हो रखा होता है बॉडी में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स, जिसको हम लोग आमतौर पे ये भाषा में हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, वहां पर भी चालू हो जाता है। कौन कब, जब एक फीमेल बॉडी प्यूबर्टी वाला एज अटेन करता है उसी टाइम से एक साइकिल चालू हो जाता है, तो वो फिर से किसी बॉडी में 12 की उम्र में ही चालू होगा, किसी बॉडी में 13 या 14 की उम्र में से चालू हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग हाइट, यहाँ भी इंक्रीज होता है हाइट का, बहुत ज्यादा नहीं होता है, 3-3.5 फीट तक ही रह जाता है सब, समझ गए? तो कुछ भी क्या, इसीलिए हील बनाया गया है। ठीक है, पहाड़ पहन के घूमो नीचे, हील काहे पहनती है, पहाड़ से और ज्यादा ऊपर लगेगी। कितना, छोड़ो, मोहल्ला में कितना ऐसा, तुम अगर लंबी है तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे इंसान हैं। ठीक है, जोक सपाट ये सब चीज का मजाक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आया सेक्सुअल मैच्योरिटी। हेलो, यहाँ पे एक टर्म आया सेक्सुअल मैच्योरिटी, द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो एबिलिटी या फिर कैपेसिटी जो आ जाता है उसी चीज को हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, एक उम्र होता है ना, उसके पहले हम लोग सेक्सुअल ये सेक्स जैसी चीजें या सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसी चीजें हम लोग नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, उस एज से पहले, लेकिन एक एज आएगा उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीजों में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी एज को, और उसी चीज को हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आ गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फीचर्स, विशेषता हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों का। ठीक है, पहला नंबर तो साइज। भले मेल्स जो है वो हाइट में बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उनके स्पर्म का साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, दुनिया ये भगवान जो ना बैलेंस बना के भेजते हैं, समझ गए, तो चिढ़ा सकता है ना ऐसे, देखो, तो इसीलिए ये स्पर्म का साइज छोटा कर दिए। यहाँ फीमेल गैमेट जो कि ओवम है, और ओवम का साइज यहाँ पर क्या होता है, बड़ा, ओवम के साइज से बड़ा होता है। कौन, एग, एग ही नाम है, बड़ा होता है। अच्छा, स्पर्म से बड़ा होता है। चलो, ये कौन है, ओवम, और ये कौन है, स्पर्म। तो स्पर्म जो है साइज में छोटा होगा, लेकिन ओवम जो है वो साइज में बड़ा होगा। किससे, लड़की से भी बड़ा हो जाएगा ओवम, नहीं ना, स्पर्म से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो, मोबिलिटी मतलब समझते हो, मोबिलिटी जो शब्द आता है ना वो मोबाइल से आता है। मोबाइल मतलब समझते हो, मोबाइल किस लिए इसका जो नाम पड़ा है, मोबाइल क्यों नाम पड़ा होगा, अरे मोबाइल मतलब होता है इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना, इजी टू मूव, उसी चीज को हम लोग मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, और वही शब्द से आता है मोबिलिटी, मतलब आसानी से मूव कर सकता है। ये क्या है, मोटाइल, मोटाइल मतलब आसानी से जो मूव कर सके। स्पर्म सेल अगर मूव नहीं कर पाएगा तो मूव करके ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा, और अगर ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ओवम होता है बहुत बड़ा और वो अपने जगह से हिलना नहीं चाहता। ठीक है, उसका जो
ओविडक्ट होता है ना, फैलोपियन ट्यूब, तो उसके पास उंगली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, याद है ऐसा कुछ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो वही ओवम को ना पुश कर देता है, ऐसे हाथ से जाओ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, हाँ, फैलोपियन ट्यूब से उधर बढ़ाता है ताकि यूटेरस की ओर वो वहीं से पुश कर देता है उसको, ठीक है। ओवम अपने आप से मूव नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, नॉन मोटाइल, मतलब कि अपने आप से मूव नहीं कर सकता है कौन, ओवम, लेकिन स्पर्म अपने आप मूव करता है, ठीक है। स्विम यूजिंग टेल्स, स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे अभी तो उसमें पता चल जाएगा। टेल जो है पूछ, टेल पूछ को बोलते हैं, नहीं, इंड पार्ट जो उसका है उसी चीज को हम लोग टेल्स बोलते हैं, और उसी के वजह से ये मूव कर पा रहा होता है। अब आगे लोकेशन, कि ये लोकेशन कहाँ है स्पर्म का और ओवम का, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, स्क्रॉटम के अंदर दो छोटे छोटे गोले होते हैं, वही उसी चीज को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, तो वहीं पे प्रोडक्शन होता है इसका स्पर्म का, मतलब कि स्पर्म रहता कहाँ है, तो टेस्टिस में होता है, ठीक है। और ओवम कहाँ रहता है जी, तो ओवरी में रहता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफी बड़ा है, ठीक है, उसी के अंदर ओवरी एक पार्ट है, ओवरी में ही रहता है कौन, ओवम, ठीक है। ओवरी में ही ओवम का फॉर्मेशन होता है और वहां पे रहता है, उसके बाद फिर वहां से उसको फिम्ब्रिया जो ऐसे पुश कर करके और फैलोपियन ट्यूब तरफ भेजता है। नंबर के बारे में बात करें तो स्पर्म जो है, ठीक है, अब देखो तुम्हारा कोरोना मेरे अंदर घुस जाएगा, क्या पढ़ाएगा, यहाँ साल भर काम सिस्टम लेके बैठे हुए कि ये पढ़ाना है ये पढ़ाना है, पता चला सर कोई 3 महीने के लिए कोरोना भेज दिया। यहाँ नंबर, तो स्पर्म जो है एक बार में बहुत ही ज्यादा, मिलियंस ऑफ स्पर्म आर फॉर्म, ठीक है, एक बार में बहुत ही लाखों करोड़ों संख्या में स्पर्म बनता है, और उसमें से जो स्पर्म एक बार, बोलते हैं ना दौड़ होता है, फिर सबसे पहला स्पर्म जो जा करके टकराया ओवम में, ठीक है, वही जीतता है, ठीक है। सेम ही कंडीशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, एक के पीछे 100 लगा हुआ रहता है, उसमें जो सबसे पहले पहुंचता है उसी का बात बनता है, ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। चल, तो प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होता है, ठीक है। वहां पर रेस जीतने के बाद भी यहां पर रेस हार रहा होता है, सोचो तुम करोड़ों में एक थे, है ना, और उसके बाद यहां पर आकर के 20 में भी एक नहीं बन पा रहे हो, 20 में भी सबसे पीछे रह जा रहे हो। सोचो अपना हिम्मत वहां से लाओ कि हम जीत करके आए हैं, ठीक है, सब बच्चा यहाँ जीतो फिर से। और यहाँ पर ओवम सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीज होता है, वो भी एक मंथ में, एक मंथ में एक ही ओवम रिलीज हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये जितना मन उतना रिलीज हो सकता है, ठीक है। इसका ऐसा है कि हर 1-2 दिन पे भी रिलीज करवाया जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है इसका, लेकिन ओवम जो एक मंथ में एक ही रिलीज होता है, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरी होता है, तो एक मंथ में अगर इस ओवरी ने एक को रिलीज किया तो अगला मंथ ये ओवरी नहीं काम करेगा, अगला मंथ ये ओवरी से एक रिलीज होगा, ठीक है। तो साल भर में 6 बार ये रिलीज करेगा और 6 बार ये नॉर्मल बॉडी के अंदर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 1 महीना पे एकदम फिक्स टाइम है कि यहाँ से ओवम रिलीज हो ही जाएगा, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ से भी हर वो जो टाइम है अपना रिलीज होगा। हो सकता है ये ओवरी जो है ना 40 दिन में एक बार ओवम रिलीज करता है, हो सकता है ये वाला ओवरी 22 या 28 दिन में भी एक बार ओवम रिलीज कर देता होगा, ऐसा होता है, समझ गए। तो हो सकता है साल भर में ये वाला जो ज्यादा समय ले रहा है ओवम रिलीज करने के लिए, तो साल भर में 5 ही ओवम रिलीज कर पाया हो, और ये जो कम समय ले रहा है वो 6 या 7 रिलीज कर पा रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लास्ट में है प्रोसेस, कि स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस स्पर्म का प्रोडक्शन को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको भी इसके बारे में बताए थे, है ना। और ओवम का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, चलो लिख लो, और कुछ बाकी है तो चलो, स्पर्म और ओवम ही बना ही देते हैं, जगह है ना यहाँ पे बचा हुआ, देखो स्पर्म ऐसे हो गया, स्पर्म ये ऐसे हो गया, ठीक है, यहां तक ठीक है जी। लेंस पहले बना दिए और उसके बाद फिर ये हो गया स्पर्म। क्या हंस क्या रही है, ठीक तो बनाए, इतना बढ़िया बनाए हुए हैं, करेगा ड्रामा। ये देखो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है जी, अच्छा इसी चीज को हेड बोलते हैं, ये जो गोल सा दिख रहा है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं।
इसको मिडिल पीस बोलेंगे, जो बीच में इसको क्या बोलेंगे, मिडिल पीस। खा नहीं जाना पीस मांगा। चलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल। यही मूवमेंट में मदद करता है, हेलो, यही मूवमेंट में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ही ना ये डीएनए मौजूद होता है जी। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे 8 बना देते हैं। हाँ, ये डीएनए बना दिए। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पे होता है, यहां पे एनर्जी देता है। हाँ, फैन, एक महीना में तो ठंडा आ जाएगा जी। फैन क्या बनाएगा आदमी। यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मिडिल पीस में। मत चालू करो, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी देना। ठीक है, एनर्जी देगा तभी ना ये ट्रेवल करेगा, है ना, ये मूव करेगा। एनर्जी नहीं रहेगा, मूव कहां से करेगा, तो खाना पीना सब मिल जाता है इसको कहां से, मिडिल पीस से। ठीक है, और हर स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, डीएनए मौजूद होता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो ना ओवम के साथ, तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास चला जाए। और ओवम के पास भी डीएनए होगा तो उसका भी पूरा प्रॉपर्टी, फिर दोनों फ्यूज होगा, फिर बेबी फॉर्मेशन सब बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे ओवम एकदम बढ़िया गोल एगो, ठीक है, उसके अंदर एगो न्यूक्लियस, बस हो गया, खत्म। ये क्या हो गया जी, ओवम हो गया। ओवम बहुत बड़ा सेल होता है नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ स्क्रोटम, इधर देखो, इधर देखो, स्क्रोटम ह्यूमन, स्क्रोटम मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे जब लगा दिए तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेल बॉडी के अंदर स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम होता क्या है, तो पॉच लाइक स्ट्रक्चर हैंग्स आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर जो लटका हुआ एक पॉच स्ट्रक्चर होता है, उसी जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। बच्चा पूछता है, फिर भी नहीं समझता कि सर क्या बोलते हैं इसको, इसको मतलब कैसे समझेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा लाओ, 2 साल 3 साल का, ठीक है, जहां पे घंटी बंधा हुआ रहता है ना कमर के पास, उसके नीचे देखो कुछ लटका हुआ है क्या, गोल सा, उस चीज को स्क्रोटम बोलते हैं। हो गया क्लियर, हो गया जी। और तुम्हारा क्वेश्चन बोले यहाँ पे हरिओम क्या पूछ रहा था अभी, पूछो हरिओम। रहने देते हैं। हाँ, स्क्रोटम के अंदर 2 ये टाइनी पीस, 2 छोटे छोटे ओवल शेप, ये क्या होता है, ये ओवल शेप। स्क्रोटम के अंदर 2 छोटे छोटे ओवल शेप होता है। ठीक है, उसी शेप को बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। 2 होता है ना, इसीलिए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है, तो टेस्टिस का 2 काम होता है। एक तो टेस्टोस्टेरोन बनाना, पहला काम क्या है इसका, टेस्टोस्टेरोन बनाना, और दूसरा काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन। अब ये मत सोचना कि सर कौन वाला टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, कौन वाला स्पर्म, दोनों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाएगा और दोनों स्पर्म भी बनाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सर एगो स्पर्म बनाता होगा और एगो टेस्टोस्टेरोन बनाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 काम है। पहला नंबर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसको बोलते हैं, वो हार्मोन जिसके वजह से प्यूबर्टी में जो चेंजेस आता है, जो चेंजेस मेल में चेंजेस देखे ना, वो सब कौन सा हार्मोन की वजह से हो रहा होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर जो बोल दिया कि बियर्ड जो है, फेशियल ग्रोथ जो आया, आर्मपिट हेयर बढ़ा, ये इंक्रीज इन मसल हुआ, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। क्लियर है। और दूसरा नंबर क्या हो गया जी, स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा नंबर क्या हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस ये दोनों काम करता है। स्पर्म तो फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन स्पर्म का मैच्योरिटी जो है, स्पर्म मैच्योर जो होता है वो होता है एपिडाइडमिस के अंदर। किसके अंदर होता है, एपिडाइडमिस। तो इसके बारे में लिख लेंगे, स्पर्म मैच्योर्स अंडर, इसका स्पेलिंग हमको सही से नहीं याद है, एपिडाइडमिस। बाकी अब देख लो क्या है सही है गलत है। हाँ सही है, वेरीफाई हो गया, चलो। अच्छा, स्पर्म को बाहर ले जाने वाला, यहीं से
टेस्टिस है जी यहाँ पे, तो टेस्टिस में ही रह जाएगा स्पर्म, थोड़ी ना। स्पर्म को यहाँ से बाहर ले जाने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। उस चीज को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। तो स्पर्म को बाहर कौन लेके जाता है? बॉडी से, ये बॉडीज बोलते हैं तुम्हारा, ये टेस्टिस से, तो कौन लेके जाएगा? वास डिफरेंस लेके जाएगा। वास DEFERNS, वास डिफरेंस क्या करेगा? यहां लिख दें हिंदी में, टेस्टिस से स्पर्म बाहर लेके जाएगा, टेक्स आउट स्पर्म, टेक्स स्पर्म आउट, टेक्स स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। फिर से ही सब का हम लोग इसका लिख लेंगे, इसका फंक्शन वगैरह। अभी यहाँ पे जितना लिख पा रहे हैं उसको लिखते जाएंगे। यहां तक क्लियर है? लिखते जाओ साथ साथ में। अच्छा, ये जो स्क्रोटम होता है ना, इसका टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये ठंडा थोड़ा सा रहता है, ठंडा रहता है इसलिए ताकि ये टेस्टिस जो है वो बना सके स्पर्म, क्योंकि टेस्टिस जो है स्पर्म बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बना पाता, उससे कम टेम्परेचर में बनाता है। इसीलिए स्क्रोटम जो है बॉडी के अंदर नहीं होता। हेलो, अच्छा, स्क्रोटम को भी तो बॉडी के अंदर डाला जा सकता था, वो स्क्रोटम इसलिए बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर रखा जाता है। स्क्रोटम जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और इसी के कारण इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका कम भी होता है, ठीक है। बॉडी से बाहर है, इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्यों कम है? क्योंकि टेस्टिस जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होगा टू फॉर्म द स्पर्म, ठीक है। तो स्क्रोटम का यहां पर लिख सकते हैं कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। मतलब कितना टेम्परेचर के आसपास हो जाएगा इसका? 37 होता है ना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 डिग्री और कम कर दो, 35, मतलब 34.5 से 35 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। किसका? स्क्रोटम का। फॉर्म द स्पर्म। हंसती क्या है जी? तो अपना बात पे हंसती है। मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको बनाने नहीं आता है, चलो तो हम बोल सकते हैं डायग्राम ये यहाँ पे लिख दें, बाय अभय सिंह, लेकिन अब तो वीडियो को विश्वास नहीं करेगा, बन गया तो नहीं जी। आर्ट बाय अभय सिंह। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना स्क्रोटम, ठीक है, और इसके अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हुआ टेस्टोस्टेरोन का एंड स्पर्म सेल का, ठीक है। स्पर्म सेल मैच्योर हुआ, यही होता है एपिडाइडमिस, ठीक है। स्पर्म सेल, यहाँ पे एक ही टेस्टिस है, तो ऐसा थोड़ी एक्सीडेंट में वो निकलने गया, ठीक है। ऐसा इधर से, जैसे इधर से अगर फोकस मार रहा है ना, तो एक टेस्टिस इसके पीछे छुपा हुआ, ठीक है। हाँ, एक ही तरफ से दिख रहा है, वो व्यू है इस तरह का, ठीक है। हाँ, इधर देखो, पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद होगा, ठीक है। एबनॉर्मल आदमी में 3 टेस्टिस भी मौजूद होता है, तो इसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, होता है, हाँ, तीनों काम करता होगा। देखो जैसे यहाँ पर जो हेलो, जो यूरिन जिस रास्ते से पास होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बस एक ही जगह है ना जहां से यूरिन आ रहा है, ठीक है। कितना होल बना हुआ है यूरिन बाहर आने का बॉडी से? एक, ठीक है। ये लास्ट का पोर्शन ये पेनिस है, ये पोर्शन क्या है? पेनिस। यूरेथ्रा पेनिस के अंदर इंटर करता है और इधर से यूरिन पास हो जाता है मेल के अंदर, ठीक है। अब यहां से एक ही ओपनिंग है, किसी किसी के बॉडी में ना 2-2 ओपनिंग भी होता है, ठीक है। ये हमको मालूम नहीं था, ये मालूम जानते हो कब पड़ा? जब ये आर्मी में गया हुआ था अमन, समझ गए, तो वहां चेकअप होता है फुल, समझ गए, तो वहां पर कितना बॉडी के अंदर ऐसा पाया जा रहा है कि 2 है, तो 2 तक तो फिर भी सह लिया अमन, यहाँ 2 हो भी सकता है। 3 था तो वहां पर बोलता है 3 कैसे हो सकता है, समझ गए, 3 ओपनिंग भी था,
किसी, तो वो सब अब नॉर्मल के अंदर आता है, तो उसको ये मेडिकल में छांट दिया जाता है, उसको आगे कंसीडर नहीं किया जाता, समझे। चलो यहां से आते हैं हम। हाँ, तो यहां पर देखो स्पर्म बन गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर होकर के ये जाएगा जी, तो यहाँ पे लिखे हो वास्ट डिफरेंस लेके जाएगा स्पर्म को, देखो तो वास्ट डिफरेंस टेक्स स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। यहां से अब देखो स्पर्म निकल चुका है, ये ब्लू वाला जो लाइन हम दिखा रहे हैं ये स्पर्म है, ये ब्लू वाला लाइन क्या है, स्पर्म जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, यहां तक आ गया। लेकिन बीच में स्पर्म सोचा कि हम जा रहे हैं तो किस चीज के लिए जा रहे हैं, वजाइना के अंदर इंटर करने के लिए, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जाने के लिए। जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसे ही वजाइना में नहीं जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि ये इजैकुलेशन होता है तो वजाइना के बाहर, वजाइना के अंदर नहीं भी डाला जाता है, ठीक है, वो स्पर्म कभी कभार सिर्फ बॉडी से बाहर भी स्पर्म को निकाला जाता है, ठीक है, फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो यहां पर आ गया, लेकिन इसको थोड़ी पता है कि हमको जाना कहां है, हमको ये तो हर बार निकल रहा है कि हमको वजाइना के अंदर ही जाना है, ठीक है। और वजाइना होता है एसिडिक इन नेचर, वजाइना का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। अब एसिडिक पीएच है और ये जब स्पर्म सेल जाएगा ना तो वो स्पर्म सेल डेड हो जाएगा वहां पर जाकर के, तो फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। इसीलिए इसको क्या चाहिए, अपने अंदर बेस, इतना बेस कि वो एसिड को काउंटर कर सके, मतलब एसिड इसके ऊपर अटैक भी करे फिर भी ये जिंदा रह सके, एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक जो यहाँ पर 3 ग्लैंड है, 1 2 3 ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड कुछ ना कुछ इसको देता है, ठीक है। एक इसको क्या दे देगा, बेसिक एल्कलिनिटी दे देगा अपना, ठीक है। एक जगह से इसको, अच्छा वहां तक जाना है तो खाना पाने भी तो चाहिए इसको, ठीक है, तो एनर्जी भी चाहिए, तो एक इसको दे देगा एनर्जी, समझ गए। 3 इसके पास होता है ग्लैंड, ठीक है, और तीनों ग्लैंड बारी बारी से कुछ ना कुछ इसको देगा, जैसे कि कहां पर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, सेमिनल, हाँ सेमिनल वेसिकल जो होता है, किधर गया सेमिनल वेसिकल, इसको देगा फ्रक्टोज। सेमिनल वेसिकल क्या देगा इसको जी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मतलब क्या होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज, ठीक है, वहीं से ना एनर्जी हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये सेमिनल वेसिकल जो है ये स्पर्म को क्या देगा, दे देगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मतलब इसके अंदर अब एनर्जी आ गया, ठीक है। और इसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या दे देगा, एल्कलिनिटी, क्या दे देगा इसको, एल्कलिनिटी, ठीक है। सीमेन प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक नेचर, जिसके वजह से एसिडिक नेचर जो वजाइना के अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट कर पाता है। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर का भी नाम कुछ देर पहले क्या बोले थे इसका, बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, याद रखो फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन था, तो फ्रक्टोज देना टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, टू गिव द एल्कलाइन बफर, टू गिव द एल्कलाइन बफर टू द स्पर्म, टू द स्पर्म। अच्छा, यहां पर जैसी स्पर्म आता है ना, ठीक है, तो इसके अंदर से जो रिलीज हुआ, इसके अंदर से रिलीज हुआ, इसके अंदर से रिलीज हुआ, इसके अंदर से रिलीज हुआ, रिलीज हो करके और स्पर्म जो है अब यहां से स्पर्म का नया नाम बन जाता है, इस चीज को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, याद रख सकते हैं, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है तो उसी से मिलता जुलता नाम तुम्हारा याद रख लेना है, सीमेन। तो यहाँ के आगे जो स्पर्म आता है उस चीज को हम लोग, उस स्पर्म का नाम क्या बोल देते हैं हम लोग, सीमेन बोल देते हैं, ठीक है, सीमेन बोल देते हैं। हाँ, उसके बाद ये कहां चला जाएगा जी, उसके बाद ये चला जाएगा यहाँ यूरेथ्रा में, ये कहां चला जाएगा, यूरेथ्रा में, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, एक चीज एक्सक्रीशन पढ़े थे तो उस टाइम पे यूरिन जो है वो आता था किडनी वगैरह से फिल्टर हो करके यूरेटर, यूरेटर से कहा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये देखो यूरेथ्रा, यहां से ही ये, यहां से यूरेथ्रा चालू हो गया, यहां से क्या हो गया चालू, यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा पूरा। तो अब सीमेन भी उसी रास्ता से आएगा और यूरिन भी उसी रास्ता से आएगा, तब यहां पर दिक्कत नहीं हो जाएगा है। एक ही टाइम पे यूरिन और सीमेन दोनों, एक ही टाइम पे यूरिन और स्पर्म दोनों निकलना चाहा तो यहां पर मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट स्पर्म को, समझ गए। जैसे रोड खाली करवा दी जाता है ना, विधायक नेता मंत्री आता है, ठीक है, तो अपना स्पर्म जो है वो वीआईपी है यहाँ पे, समझ गए। हाँ, क्यों वीआईपी है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा, नया नया जनरेशन ये बनाने वाला है, तो वीआईपी तो हो ही गया ये, ठीक है। इसी के वजह से इसको दिया जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसे करके याद रखेंगे।
स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या कि इसी टाइम अगर कितना भी जोर का यूरिन आया हुआ है, टॉयलेट आया हुआ है, ठीक है, और अगर उसी टाइम तुम्हारा स्पर्म चाहा निकलने के लिए, स्पर्म निकलेगा कैसे? बाय शेकिंग ऑफ द पेनिस, पेनिस को शेक किया जाता है तब स्पर्म निकल सकता है, ठीक है। तो यूरिन जिस टाइम आया हुआ है कि हमको टॉयलेट जोर से लगा, उसी टाइम अगर कोई शेक कर रहा है अपने पेनिस को, तो उस टाइम पे भी ये स्पर्म जो है यहां से निकलना चालू होगा और यहां पर इसको मैसेज चला जाएगा, ठीक है, कि यहां से यूरिन नहीं पास करवा सकता, यहां से यूरिन पास नहीं करवा सकता। तो ये स्पर्म जो है आसानी से इधर ये पूरा यूरेथ्रा को पास करते हुए बॉडी से बाहर निकला। अगर ये पेनिस वजाइना के अंदर इंसर्टेड है, वजाइना के अंदर है गया हुआ, तो ये स्पर्म डायरेक्टली कहां जाएगा? वजाइना में, ठीक है। और अगर ये पेनिस जो है वजाइना के अंदर इंसर्टेड नहीं है, तो फिर ये स्पर्म जो है सिर्फ बॉडी के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसका फंक्शन, सबका जितना यहां पे लिखा हुआ है सबका फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बकरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेलो इधर क्या देखो, ऐसे भी दशहरा आ रहा है तो उसी के जैसा बना दिए बकरा, बकरा दोनों का कान है, जो भी, अब जैसा तुम देखो इसको, हमारे लिए तो यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जैसा बनेगा वैसा ही ना हम बोलेंगे, बनाएंगे जी। चलो यहां देखो ये क्या होता है? ओवरी। हेलो, ये क्या होता है? ओवरी। और ये क्या है? ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये है वजाइना, ये क्या है? और यहां पर ये बीच में जो बहुत छोटा सा जगह है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। कर्विक्स नहीं बोलते, सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा? यूटेरस। यूटेरस का दूसरा नाम वूम्ब, वूम्ब भी बोला जाता है, WA, वॉम्ब या वूम्ब उसको पढ़ते हैं, वॉम्ब, मदर्स वॉम्ब या फिर वूम्ब भी बोलते हैं। चालू किया है इसको? चालू है, चलो भुलाइए कहते। और कुछ छूटा? नहीं छूटा। हाँ, क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग फिम्ब्रिया बोलते हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। यहाँ भी होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिम्ब्रिया बोलते हैं। और जैसे इधर पूरा स्ट्रक्चर है वैसे तो इधर भी है नहीं, ये पूरा ये इस चीज को बोल रहे हैं हम लोग वजाइना, इस चीज को सर्विक्स, ये यूटेरस हो गया, ये ओवरी, ये ओवरी, ये फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया, ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, समझ गए? अब यहाँ से जो कहानी चलने वाला है, अच्छा उससे पहले इधर बताना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये क्या क्या है। सबका फंक्शन लिखा हुआ है, टोटल 7 रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टोटल 7 चीज है, उसका फंक्शन लिख दिए। बीच बीच में बताते भी चल रहे थे तो लगभग वही सब चीज लिखा हुआ होगा। स्क्रॉटम मेंटेन्स लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमारा बॉडी से कम हो। किसका? टेस्टिस का। तो वो टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेशन का काम किसका है? स्क्रॉटम का। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता, टेम्परेचर रेगुलेशन टेस्टिस का कौन करता है? तो स्क्रॉटम करता है। तो यही सब टर्म थोड़ा नया आ जाता है, तो उस टाइम एग्जाम में सबसे सर रेगुलेशन मतलब क्या होता है? लो, अब हमको भी नहीं पता रेगुलेशन मतलब क्या होता है, हम कैसे बताएंगे? है जी, कंट्रोल करना। टेस्टिस, टेस्टिस का 2 काम बता दिए हैं, प्रोड्यूस स्पर्म सेल और क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। फिर आ गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक पाइप है, एक ट्यूब है। कैसा ट्यूब है? जो स्पर्म को कैरी करता है। कहां से कहां तक कैरी करता है? टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। यहाँ पर बना हुआ था जो अभी डायग्राम है ना, तो यहाँ टेस्टिस से यहाँ यूरेथ्रा तक, ठीक है। चलिए, सेमिनल वेसिकल आ गया। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, ठीक है। वो ग्लैंड क्या करता है जी? तो फ्रक्टोज सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज देता है। किसको देता है? सीमेन को, क्योंकि इसके बाद का जो भी पार्ट है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। सीमेन को फ्रक्टोज देता है, जिसके वजह से स्पर्म के अंदर क्या आता है? एनर्जी आता है। उसी की वजह से स्पर्म का मोबिलिटी पॉसिबल है। स्पर्म मोबिल है ना, स्पर्म मोबिलिटी कर सकता है, मोटाइल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? तो एक ऐसा ग्लैंड जो एल्कलाइन नेचर जो है सीमेन के अंदर भर देता है, क्योंकि सीमेन जो है लास्टली जाएगा वजाइना के पास,
तो अगर सीमेन अगर न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा, जो कि वजाइना क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक वजाइना के वजह से स्पर्म का डेथ हो सकता है। इसीलिए पहले से ही स्पर्म को भेज दिया जाता है, पूरा एकदम तैयार करके भेजा जा रहा है, इसको पावरफुल बना दिया पहले से ही। यहाँ पे क्या कर दिया, एल्कलाइन बफर, इसको क्या बोलते हैं, सिगरेट्स अल्कलाइन बफर इनटू सीमेन टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ वजाइना। अगला आ गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, तो कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता। किसका कॉमन रास्ता है जी, तो किसका कॉमन रास्ता है, तो सीमेन के लिए भी और यूरिन के लिए भी, दोनों का कॉमन रास्ता क्या है, यूरेथ्रा है। पेनिस डिपॉजिट्स स्पर्म इनटू द वजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के टाइम पे मतलब कि सीमेन को वजाइना में लेकर के जाना, इसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को डिपॉजिट करने के लिए कौन काम आता है, पेनिस काम आता है। पेनिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन, पूरा का पूरा मस्कुलर नहीं है, मस्कुलर टिश्यू एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि जब ये क्या बोलते हैं, इसको यूरिन पास करना होता है, तब बहुत ही ज्यादा इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब कड़ा हो जाना, ठीक है, हार्ड हो जाना। अब बाकी टाइम ये मस्कुलर होता है, बाकी टाइम ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो एक तो यूरिन पास करने टाइम ये हार्ड हो जाता है, और एक जब इसके पास से स्पर्म गुजरता है, ठीक है, जब भी इसको स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म को लेकर के, हाँ, तुम्हारा टेस्टिस से लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो पेनिस होता है वो इरेक्टाइल हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ना ब्लड भर जाता है, पेनिस के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड भर जाता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। क्लियर हो गया ये। चलिए यहां आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ क्या है जी, ओवरी है ना। तो ओवरी में से एग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक महीना अगर यहां से निकलेगा तो एक महीना यहां से निकलेगा। अभी सिर्फ यहां समझते हैं, कोई भी एक ओवरी को कंसीडर करके वहां से एग निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर एग निकला, यहां से क्या निकला, एग का फॉर्मेशन हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा एग का फॉर्मेशन हुआ होगा, और यहां से एग को भेजा गया होगा कहां तक, ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, इसी चीज को बोलते हैं ओवुलेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। तो ओवुलेशन, ये फिम्ब्रिया जो होता है, उंगली वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पर जब बन जाता है ना ओवम, तो ओवम को ऐसे करके अपना उंगली वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे करके पुश कर देता है। पुश किया तो कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये वेट करता है, ठीक है, पुश कर दिया ना, तो ये धीरे धीरे मूव करके आगे आने लग जाता है, धीरे धीरे मूव करके आगे आता है, ठीक है, पुश करने की वजह से। और ये वेट भी करते रहता है कि अगर स्पर्म आया तो उसके साथ मिल करके फर्टिलाइजेशन कर देंगे। अगर स्पर्म यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो स्पर्म सेल और एग सेल दोनों फर्टिलाइजेशन कर लेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब टकराना, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ये फ्यूजन हो जाता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का। अब यहाँ फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट जब बना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जायगोट। एक सेल बन जाएगा, दोनों के मिलने के बाद भी क्या बनेगा, एक ही सेल, यूनिसेलुलर होगा जायगोट भी। और जायगोट फिर डिवाइड करना चालू कर देगा अपने आप को, मतलब कि जायगोट के अंदर एक इम्ब्रियो, दो इम्ब्रियो, 4 जायगोट, 6, 8, 10, 20, 50 ऐसे करके मल्टी सेलुलर बनेगा। और ये बनते बनते धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, यहाँ पे, कहां, यूटेरस के पास, कहां, यूटेरस के पास पहुंच जाता है। ये लगता है लगभग एक वीक लगता है इसको यहां से यहां पहुंचने में, यूटेरस के पास, ठीक है। अब यूटेरस के पास पहुंच गया तो इसको चाहिए होगा न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन खोजने के लिए निकलता है। यूटेरस के पास ना 3 लाइनिंग बना हुआ होता है, 3 लाइनिंग। तो जो सबसे अंदर वाला लाइनिंग होता है ना, सबसे अंदर वाला इधर वाला जो लाइनिंग होता है, ठीक है, ये लाइनिंग बहुत ही ज्यादा इसके पास होता है, ये ब्लड वेसल, इसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है ब्लड वेसल, जिसके कारण इसमें ब्लड होगा भरा हुआ। अब ब्लड अगर है, इसका क्या मतलब है, ब्लड के अंदर होता है ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब फूड, ठीक है। इम्ब्रियो को चाहिए ना खाना, और इम्ब्रियो को और क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन रखा हुआ रहता है ना अपने पास, अरे समझ रहे हो इस चीज को, हाँ। और इसके पास क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, ठीक है। तो वो किसको देने लग जाएगा, इम्ब्रियो को, किसको देने लग जाएगा, इम्ब्रियो को दे देगा, ठीक है। अब इम्ब्रियो वैसे वैसे धीरे धीरे बड़ा हो चुका है, अब इम्ब्रियो का नया नाम बन गया जिसको बोलते हैं फीटस। यहां से इम्ब्रियो का नया नाम बन गया क्या, फीटस। क्लियर हो गया यहां तक। इसको डायग्राम ड्रॉ करोगे, नहीं इसको लिख लिए हो,
इसको लिख लियो पूरा। चलो तो इसके आगे और भी पढ़ ही लेते हैं। अच्छा तो इसको अब न्यूट्रिशन बनने लग जाएगा, इसको न्यूट्रिशन मिलने लग जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? प्लेसेंटा का। ठीक है, तो उसका डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ बगल में। ठीक है, प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अंदर फिर यहाँ देखो, यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। हेलो, यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेसेंटा बनता क्यों है? प्लेसेंटा होता क्या है? तो प्लेसेंटा जो है खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है, प्लेसेंटा एक टिश्यू है, ठीक है, स्पेशल टिश्यू। वो बनता है कब? जब यहाँ पर इम्ब्रियो आकर के इम्प्लांट हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो, या फिर सिर्फ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। किस चीज को? जो यहाँ पर से पुश होते होते यहाँ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर पहुंचा ना, तो इसको जब लगा होगा, ठीक है, कि हाँ ब्लड वेसल, यहाँ पर खाना पानी हम लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा। इसी चीज को एक टर्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्ब्रियो का अटैचमेंट विद द इंडोमेट्रियम यूटेरस। इंडोमेट्रियम ही बोलते हैं इसको, इधर इंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। यूटेरस का इंडोमेट्रियम मतलब यूटेरस के पास बोल रहे थे ना अभी 3 लाइनिंग होता है, उसमें से सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग होता है उसके पास बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल होता है। बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लड किसके पास? उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। वो जो लाइनिंग है सबसे अंदर वाला यूटेरस का, उसी चीज को हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसके पास बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल मौजूद होता है, बहुत ही ज्यादा ब्लड होता है, जिसके कारण वो पास कर सकता है बच्चा तक। ठीक है, लेकिन पास डायरेक्टली नहीं करेगा। यहाँ पर प्लेसेंटा टिश्यू का फॉर्मेशन अब होगा। ठीक है, प्लेसेंटा टिश्यू देखो यहाँ पे, ये मदर्स वोम्ब या फिर यूटेरस इसको बोल रहे हैं। हाँ, फर्टिलाइजेशन तो यहीं पे हो गया था। हाँ, यहीं पे फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो चुका है। स्पर्म और ओवम मिल चुका है। स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, और ओवम यहाँ से निकला। यहाँ पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ तभी ना यहाँ पे इम्ब्रियो बना। इम्ब्रियो फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर 30 दिन तक यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, 30 दिन में पहुंचता है यहाँ पर यूटेरस में। ठीक है, क्या यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही होता है तुम्हारा फ्यूजन? इधर नहीं, यूटेरस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में ही। हेलो, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है और कहीं नहीं होता। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जब पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब, नहीं तो फिर ओविडक्ट। अगर जैसे कि स्पर्म उसको मिला ही नहीं, जिस टाइम ये एग निकला इस टाइम अगर इसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो वो यहाँ पर पुश इसको कर देता है ना फेम्ब्रिया, तो ये धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये मूव करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, और तब तक ये जानते हो, ये जो यूटेरस है अंदर में लाइनिंग बन चुका होता है। यूटेरस के अंदर ये ब्लड वेसल्स का लाइनिंग बन चुका होता है, क्योंकि ये पहले से तैयार रहता है। समझ गए कि अगर जो फर्टिलाइजेशन होगा तो हमको तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना इम्ब्रियो को, तो पहले से ही तैयार बैठा हुआ है ये अपना ब्लड वेसल वगैरह बना करके। अब जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन हो जाता है इम्ब्रियो यहाँ पर आकर के, उसके बाद तो वो प्रेगनेंसी वाला चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया, मतलब कि इम्ब्रियो नहीं बन पाया, अगर स्पर्म गया ही नहीं तो इम्ब्रियो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके वजह से आता है यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं ओवम, और इसको बिना फर्टाइल देखे हुए ये रोना शुरू कर देता है। हाँ, इसको बोलते हैं यूटेरस वीपिंग। इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस वीपिंग भी बोलते हैं। रोना शुरू करता है, रोएगा तो आंसू तो आएगा ना जी, इसको बोलते हैं खून का आंसू रोना। यहाँ से फिर ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। समझ गए? ये चीज होता है। बोलो बोलो। हाँ, ब्लास्ट नहीं होता, यही इसका जो है ना बर्स्ट हो जाता है। तो ये लाइनिंग ही तो बर्स्ट होता है, ये ब्लड वेसल नहीं, ये लाइनिंग बर्स्ट होता है, उसके साथ एग भी बाहर रिलीज हो जाता है। समझ गए? ना, एग नहीं होता। ये जो यूटेरस के अंदर थिक लाइनिंग बना हुआ है ना ब्लड वेसल का, ठीक है, तो इस लाइनिंग का काम क्या था? न्यूट्रिशन देना किसको? इम्ब्रियो को। और अगर न्यूट्रिशन ये अगर न्यूट्रिशन ये इम्ब्रियो को दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि इम्ब्रियो नहीं बनाती, न्यूट्रिशन कैसे देगा उसको?
ठीक है, तो इसके वजह से ये ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। कौन, यूटेरस का जो लाइनिंग होता है वो, ठीक है। और इसके वजह से ये पूरा ब्लीडिंग चालू होता है, और ये ब्लीडिंग 3 से 4 दिन तक होता है, किसी किसी बॉडी में 7 दिन तक भी ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। साइकिल इसलिए क्योंकि हर 28 दिन में ये चीज होगा, 22 से 28 32 दिन के बीच में ये चीज होगा, ठीक है। इसी चीज को ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर इसी चीज को पीरियड्स भी बोला जाता है। तो वो उसके बारे में भी बात करते, अभी बीच में यहां रोक दिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, लेट से हो सकता है, ये अलग बात है। जैसे कि अगर हेल्दी बॉडी नहीं होता ना, तो हेल्दी बॉडी नहीं होगा तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है 40 दिन का भी हो, ठीक है, 40 दिन 42 दिन, किसी किसी बॉडी में 60 दिन, 60 दिन तक पीरियड्स नहीं चलेगा, 60 दिन के बाद उसका ओवम बनेगा, समझ गए, 60 डेज के बाद, 40 डेज के बाद, हाँ ओवम फॉर्मेशन लेट से होता है, ठीक है, लेट से होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीरियड्स लेट से आना, तो ओवम फॉर्मेशन होता है ना, इसके 12 से 7 दिन या 14 दिन लग जाएगा तुम्हारा, ये वेट करता है तब तक, ठीक है। ये अपना हर बारी, जैसे यहां से एग रिलीज हुआ, हेलो, जैसे यहां से एग रिलीज हुआ, ठीक है, तो ये यहां पर बनाना चालू कर दिया कि अब तो 1 महीना में ये लौट करके आ जाएगा, ठीक है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन इसको पता चल जाएगा ना कि लौट करके आएगा, यहाँ पर हमको इसको न्यूट्रिशन देना है। जब इसके पास वो पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये क्योंकि इसका कोई काम रहा नहीं, उसी चीज को ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये ब्लीडिंग बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी बॉडी में 3 दिन में भी खत्म हो जाता है, किसी किसी बॉडी में 4 दिन में, किसी किसी बॉडी में 7 दिन तक भी जाता है, ठीक है। अब ये नहीं समझना है कि जिसका बॉडी में ज्यादा खून बनता है उसी का बॉडी में 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं, पतली दुबली लड़की के अंदर भी 7 दिन तक का ब्लीडिंग हो सकता है, होता है ऐसा, ठीक है। अब यहां आते हैं, ये तुम्हारा क्या है, मदर्स वूम, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूटेरस। यूटेरस के अंदर ये जो बना हुआ है, ये है प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा, ये वाला प्लेसेंटा को क्या बोला गया है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कहीं लिखा हुआ है, हाँ, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, क्या है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में ही प्लेसेंटा बनेगा। यूटेरस तो मोटा हो जाएगा, हर महीना मोटा होगा, लेकिन हर महीना प्लेसेंटा नहीं बनेगा। प्लेसेंटा कब बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब ये जाइगोट बनने के बाद का जो टाइम है उस चीज को प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से एक ट्यूब कनेक्ट हो जाता है, प्लेसेंटा से एक पाइप कनेक्ट हो जाता है इसका नेवल तक, बच्चा का नाभि तक, नेवल तक, इसी चीज को बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। इसी को क्या बोलते हैं, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बहुत ही लंबा एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है बच्चा जब जन्म, तो उसको काट दिया जाता है, तुरंत काट दिया जाता है ना, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है, उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो बच्चा बाहर से ले सकता है। मदर बॉडी से जो उस टाइम प्लेसेंटा बाहर नहीं आता, इसको जब खींचा जाता है ना तो टूट के बाहर आ जाता है, हाँ, टूट करके ही बाहर आएगा, नहीं तो प्लेसेंटा अगर बाहर आया तो इसको फिर काट करके पूरा हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, नाभि है, नाभि के पास जाता है इसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, मदर का जो बॉडी होता है उसका। दर्द होगा, बेबी तो रोता ही रहेगा ना उस टाइम पे, उसको क्या ही मतलब पता नहीं चल रहा है, दर्द होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, हाँ मम्मी को होता होगा, मम्मी तो इतना इंटेंस पेन की वजह से यहीं पर अभी उसी में दर्द में जरी, जहाँ सर्विक्स को बढ़ा करके और जब बेबी को निकाला जाता है तो उसी टाइम उसको उतना पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो उस पेन के सामने ये पेन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे तुम लोग बीच में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, अभी वो सब दूसरा जगह था, अभी हमको इसको खत्म करना था। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ एम्बिलिकल कॉर्ड तक, ये एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है इसका नेवल तक। एम्बिलिकल कॉर्ड एक पैसेज है, एक रास्ता है खाना पहुंचाने का, ऑक्सीजन जाने का बच्चा का। अच्छा, बच्चा खाना खाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, बच्चा का वेस्ट भी तो होगा, हेलो, बच्चा का वेस्ट भी तो होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही। जैसे बच्चा अगर जो रेस्पायर करने लग गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसका वेस्ट निकलेगा। तो अब जो देखो, बच्चा अपना मम्मी से काम निकलवा लिया, अपना खाना पीना ले लिया और फिर ये अपना वेस्ट जो है मम्मी के पास ही छोड़ दिया, तो जिसके वजह से इनका जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये पूरा कनेक्ट है, तो ये फिर वापस लेकर के आ जाता है इसका वेस्ट, और फिर से प्लेसेंटा और फिर ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल है वहां पे ब्लड है, तो ब्लड फिर से बाहर लेके जा जाएगा। रेस्पिरेशन में लोग पढ़े हैं ना कि ब्लड फिर कहाँ लेके चला जाता है, ये ब्लड जो है चला जाता है फिर किडनी में, किडनी बोलते हैं हार्ट में,
ठीक है, हार्ट में, और हार्ट पंप करके फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर नाक के बाहर हो जाता है। समझे हो क्या क्या हुआ? हाँ, समझ गए? अच्छा, रेस्पिरेशन तुमने पढ़ी थी? लाइफ प्रोसेस तो पढ़ की होगी कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। हाँ, ये प्लेसेंटा में विलाय प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा, जिसके कारण इसको ज्यादा न्यूट्रिशन जा पाए। ठीक है, उसको लिखो ना, अभी कहाँ खत्म हुआ। अरे इधर मिटाना था हमको, इसको मिटाने रहे वहीं। ये क्या है? यूटेरस। यूटेरस के बारे में जो बोल रहे थे कि जो अंदर में वॉल बनेगा, 3 लाइनिंग बनता है, तो उसमें सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में होता है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल है तो उसमें ब्लड होगा, अच्छा खासा ब्लड होता है उसमें, रिचली सप्लाई ब्लड इन द इंडोमेट्रियम। और अगर ब्लड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगा और उसके अंदर ग्लूकोज होगा, और वो मदद करता है फीटस को खाना, न्यूट्रिशन पहुंचाने में, रेस्पायर करने में। अब मदर का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड होता है कनेक्टेड। ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड कहां जाता है जी? तो बच्चा फीटस के नेवल में, फीटस के नेवल में, फीटस का नाभि में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसे आ रहा है फूड और ग्लूकोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन फीटस में प्रेजेंट। अच्छा, अब फीटस के अंदर जो भी वेस्ट बनता होगा, वेस्ट तो बनेगा, अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन जा रहा तो वेस्ट बनेगा, तो वेस्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड फिर से कहां? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मदर का ब्लड में, और ब्लड में आ गया तो वो हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर उधर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। इधर यहां तक क्लियर है? अब यहां पर क्या क्या लिखा गया? 3 इंपॉर्टेंट टर्म लिखा गया। ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या था? तो रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, और फिर ओवरी से कहां पहुंचा देता है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये कौन करता है? तो फिम्ब्रिया करता है। फिम्ब्रिया पुशेस द ओवम। ठीक है, फिम्ब्रिया इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये ओवुलेशन इसी चीज को बोलते हैं। दूसरा चीज आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो मेल गैमेट जो पहुंचा है फैलोपियन ट्यूब तक, और फीमेल गैमेट जो फैलोपियन ट्यूब में आया है, दोनों का फ्यूजन, मतलब दोनों का टकराव, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। उसी को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर जायगोट का फॉर्मेशन। जायगोट इज ए यूनिसेलुलर, इज एन यूनिसेलुलर, बार बार बोल रहे हैं, जायगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये ऐसा समझता है कि सर स्पर्म भी सिंगल सेल, ओवम भी सिंगल सेल, दोनों मिल गया तो सिंगल सेल कैसे रहा सर? 2 सेल हो गया सर, नहीं लगेगा ये चीज, याद रखना है। जायगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर से एम्ब्रियो बनाने में टाइम लगेगा। पूरा एम्ब्रियो 2, 4, 6, 8 डिवाइड होते जाता है, सेल डिवीजन होता है इसका, है ना, और सेल डिवीजन होते होते एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो फिर कहां पहुंच जाता है जी? यूटेरस में। यूटेरस का वो वॉल, इंडोमेट्रियम वाला बॉल, वहां पर जाकर के चिपकता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू इनर वॉल ऑफ यूटेरस, दैट इज इंडोमेट्रियम। इनर वॉल ऑफ यूटेरस को ही इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो इंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट किसका? ग्रोइंग एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोइंग एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, ओवरी, ओविडक्ट, ये सब फैलोपियन ट्यूब का, यूटेरस का, और उसके बाद फिर यहाँ खत्म, और उसके बाद एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उससे बचाव, ये चीज पढ़ करके आज खत्म करेंगे। बस अब लिखना है, अब ज्यादा कुछ समझना नहीं है। हाँ, हमको भी पेन होता है जब बच्चा ये क्या बोलते हैं, बोर उसको होता है ना बच्चा, तो हमको भी पेन हो जाता है। बोर। देखो यहाँ पे फंक्शन सारा का पढ़े हुए हैं, फंक्शन हम लोग बस उसको लिख दिया गया, एक बार और पढ़ देते हैं। ठीक है, वो समझ लिया है ना। ओवरी क्या करता है? तो प्रोड्यूस करता है 2 तरह का हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की वजह से प्यूबर्टी वाला जो चेंज आता है ना फीमेल बॉडी के अंदर, वो एस्ट्रोजन की वजह से आता है। और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होगा? प्रेगनेंसी के टाइम पे। P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। ओवम को ओवरी से यूटेरस तक लेकर के जाता है, और वो कौन सा एक ट्यूब होता है? फैलोपियन। उसी का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। और इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, कुछ देर पहले बोल दिए थे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
अब आता है यूटेरस। यूटेरस को वूम्ब भी बोला जाता है, बॉम्ब बोल देते हैं इसको लोग, वूम्ब या बॉम्ब जो भी है। पियर शेप्ड मतलब नाशपाती शेप का होता है। पियर शेप्ड ऑर्गन इन विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप। एम्ब्रियो और फीटस कहां पर डेवलप होता है? तो वो यूटेरस में होता है। और यहाँ पे इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या? थिक लाइनिंग बन जाना, उसी चीज को तो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो थिक लाइन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, इसी चीज को ना मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं जी। तो ये भी कहां हो रहा है? यूटेरस के अंदर। अब आया सर्विक्स। सेपरेट्स द वजाइना फ्रॉम द यूटेरस। चुप रहो। वजाइना और यूटेरस के बीच में ये सर्विक्स मौजूद होता है, इसीलिए इस चीज को बोला जा रहा है सेपरेट्स द वजाइना फ्रॉम द यूटेरस। और होल्ड्स द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर सर्विक्स ही है जो कि होल्ड किया हुआ है। अगर सर्विक्स मतलब कि वो जो जगह है ना वो पूरा क्लोज हो जाता है, ऐसे क्लोज, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं रहे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो ये अगर ये क्लोज नहीं रहे तो हो सकता है बच्चा सा सर के नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या कौन मौजूद रहता है? सर्विक्स मौजूद होता है, ठीक है। अगला है डायलेट्स, मतलब ब्रेक कर जाना। ड्यूरिंग बर्थ, डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूटेरस। डायलेट्स मतलब फैलना, ठीक है, उस टाइम ये फैलता है, ठीक है। कब? जब बच्चा बाहर आने वाला होगा तब। कौन फैलेगा? सर्विक्स। अब आया वजाइना। प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर अ स्पर्म एंड मेंस्ट्रुएशन फ्लो। पैसेज वे मतलब जगह है, किस चीज के लिए? स्पर्म को अंदर जाने के लिए भी, और अगर स्पर्म अंदर नहीं गया होगा तो मेंस्ट्रुएशन वाला ब्लड बाहर आएगा ना जी, ब्लीडिंग होगा ना, तो ब्लड बाहर भी आने के लिए वो कौन मौजूद है? तो वजाइना। फंक्शन एज द बर्थ कंट्रोल। यही बर्थ कंट्रोल मतलब जो भी बर्थ का जो फंक्शन है वो कहां से हो रहा है? बच्चा मतलब बाहर जिस रास्ते से आ रहा है उसी को वजाइना बोल रहे हैं। प्लेसेंटा के बारे में एक बार डिस्कस कर लिए थे, लिख भी दिए थे, इसके बारे में फिर से लिख दिए। फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड O2 फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर से फीटस तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा से एक एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है, वही पहुंचाता है। रिमूविंग वेस्ट लाइक CO2 फ्रॉम द फीटस। फीटस का जो वेस्ट होता है CO2 वो भी रिमूव करता है कौन? प्लेसेंटा। और इम्यून प्रोटेक्शन भी, मतलब कि बच्चा को ये बच्चा बीमार ना हो जाए, ये भी ख्याल कौन रख रहा होगा? प्लेसेंटा ही। अब आते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन होता है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द यूटेराइन लाइनिंग लीडिंग टू वेजाइनल ब्लीडिंग। मतलब यूटेरस में शेडिंग हो जाना, यूटेरस में शेडिंग हो जाना किस चीज का? ब्लड का, मतलब कि ब्लड आकर के लग जाना यूटेरस में, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये मंथली बेसिस पे होता है, हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। लास्ट 3 to 8 डेज पर मंथ, मतलब मेंस्ट्रुएशन जिसको पीरियड्स बोलते हैं वो कितना दिन तक चलता है? 3 से लेकर के 8 दिन तक चलता है। इस पर हम लिख दे वेरी पेनफुल, मतलब बहुत ही दर्द वाला ये क्या बोलते हैं प्रोसेस जो है 3 से 8 दिन जो चलता है। अब गर्ल चाइल्ड के अंदर, ठीक है, बॉय चाइल्ड के अंदर तो नहीं होगा, गर्ल चाइल्ड के अंदर मीनार्क और मेनोपोज जैसा टाइम आता है। मीनार्क और मेनोपोज एक टाइम है। मीनार्क उस टाइम को बोलते हैं जहां से पहला मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, और मेनोपॉज जहां से मेंस्ट्रुएशन लास्ट कर गया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, मतलब कि किसी बॉडी में 38 साल, किसी बॉडी में 40 साल, 45 साल, बहुत तो 50 साल के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 38 के पास भी बंद हो जाता है, कितना बॉडी में? हाँ 38। उस टाइम पे ये सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे और उनके चोचले। चलिए, मेरो क्या सस्ते स्कूल, सस्ता एजुकेशन, अच्छा। 12 से लेकर के 13 साल का उम्र जो है उसको मीनार्क के अंदर रखा गया। और मेनोपॉज का एज क्या होता है? 45 से 50। पॉज मतलब क्या होता है? रुक जाना, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाने वाला एज को भी मेनोपॉज बोलते हैं। और मीनार्क बोलते हैं जहां से प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, जहां से मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ उस एज, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो आज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक बचेगा, उसको कल या फिर परसों जो भी है। चलो लिख लियो, इसको लिखो तो।